चलो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन में एक और बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, और ये भी एडवांस प्लस लेवल पे है, तो मैं ए डी वी प्लस तो खैर लिख ही देता हूं यहाँ पे ना। मूविंग अहेड, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि मैं इसमें थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करने वाला हूं। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक वायर है और इस वायर को ऐसे मैंने एक स्पाइरल के फॉर्म में बेंड करके रख दिया है। यू हैव अ लुक एट दिस वायर। यू कैन सी कि वायर स्टार्ट होता है यहां से और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से बढ़ता जाता है यूं, और स्पाइरल की इक्वेशन अपने को इस तरीके से दे रखी है। अपने पास एक वायर है और उसको हमने स्पाइरल के फॉर्म में बेंड करके रख दिया है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फेलो अबाउट जेड एक्सिस, और डिटेल्स जो डेटा वेटा है वो सब अपने को गिवन है। हमें स्पाइरल की इक्वेशन दी है, वायर का मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा होता है, ये सब अपने को गिवन है। और कुछ डेटा चाहिएगा तो वो भी एज्यूम कर लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है इसका जेड एक्सिस के अबाउट। अब देखो क्या करेंगे, देखते हैं। ये प्रॉब्लम आपको उसी चीज से रिलेटेड है जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में, इफ यू रिमेंबर, हमने जो लेंथ ऑफ कर्व निकालने की प्रॉब्लम्स करी थी, ये चीज आपकी उसी से रिलेटेड है। लेंथ ऑफ कर्व में वहां पे भी इफ यू रिमेंबर कि मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा सा चला गया था और मैंने आपको दिखाया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो हम dx होल स्क्वायर dy होल स्क्वायर का अंडर रूट करके dl निकालते हैं, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में मैंने आपको दिखाया था कि ये थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट सेम रहता है, बट मैथमेटिक्स इसकी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बिल्कुल वही सारे के सारे आइडियाज हम यहाँ पे यूज करेंगे। मतलब 90% अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक मैथमेटिक्स में एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन के टाइम पे देख चुके हैं, लेकिन वो 10% थोड़ा सा इसको और अपग्रेड करेंगे तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लेंगे इसकी। देखते हैं क्या करने वाले हैं, कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट अस सी। सबसे पहले तो जरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यू नो वेरी वेल कि सर्कल हो या इस तरह का स्पाइरल वायरल टाइप का चीज हो, स्लाइस किस तरह से लेनी होती है ये आपको तो पता ही है। इस तरह की सिचुएशन में एक एंगल थीटा के ऊपर डी थीटा थिकनेस की स्लाइस ली जाती है इस तरह से। यू विल सी कि स्लाइस के अंदर एक छोटा सा पीस फंस जाता है और इस छोटे से पीस के मास को हम बोल देते हैं डीएम। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस अगर r है तो इस जरा से पीस को हम एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एंड वी नो दैट कि पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है dm इंटू आर स्क्वायर। तो dm इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए, di लिखना चाहिए। di इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर। तो स्टार्टिंग तो बड़ी सिंपल सी होती है। स्टार्टिंग तो यही है कि आप एंगल थीटा पे डी थीटा थिकनेस की स्लाइस लो, इसके अंदर जो पीस फंस जाएगा उसके मास को डीएम बोलो। ये डीएम बहुत छोटा सा है तो इसको हम एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे डीएम इंटू आर स्क्वायर। डीएम क्या करेंगे, डीएम का डीएम भी आपको पता है कि कोई भी वायर वाला केस हो किसी भी तरह का, तो डीएम आपको लैम्डा इंटू डीएल रखना होता है। दैट इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस थोड़ा सा पुरानी जो चीज अपने को चाहिए कि वो यहाँ पे कि हमें डीएल को प्रॉपरली लिखना होगा। अब ध्यान रखना, वहां पे भी हमने देखा था कि ये गलती मत कर देना कि डीएल को आर डी थीटा लिख दिया। मतलब व्हाट पीपल डू इज दिस, दे से दैट अच्छा सर ठीक है ये तो छोटा सा जो पार्ट है ये तो सर्कल के आर्क जैसा ही लग रहा है, तो डीएल की वैल्यू ना हम आर डी थीटा डाल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और ये बिल्कुल मत करना। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंसेप्चुअल मिस्टेक करते हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि टीचर्स भी ये कंसेप्चुअल मिस्टेक कर देते हैं। नो, डोंट डू दैट। थोड़ा सा अगर आप इस फिगर को अच्छे से बनाओगे मैग्नीफाई करके तो यू विल सी कि डीएल बिल्कुल भी आर डी थीटा नहीं होता है। यू शुड सी कि अगर मान लो सपोज कोई कर्व इस तरह का है जिसका आर कांस्टेंट नहीं है, आर अगर चेंज हो रहा है, तो यहां पे अगर मैं इसको काफी मैग्नीफाई करके दिखाता हूं तो यू विल सी कि ये जो डीएल होगा, कौन सा डीएल, ये जिसको थोड़ा सा मैं मोटा कर रहा हूं, ये चीज अगर मान लो डीएल है तो ये डीएल बिल्कुल भी आर डी थीटा नहीं होगा। इसको आपको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा इस तरीके से। अगर मान लो ये थीटा है, ये आर है, ये आर है, तो ये डी आर होगा। ठीक है, थोड़ा अलग अलग कलर्स यूज करके मैं समझाता हूं तो यू विल सी कि ये जो रेड वाला पार्ट है, ये रेड वाले पार्ट की लेंथ अगर आप देखोगे तो ये मैं बिल्कुल आपकी बात मान लूंगा कि ये लेंथ आपकी आर डी थीटा होगी 100%, नो डाउट अबाउट दैट। और इसके बाद अगर मान लो मैं ये वॉयलेट वाला पार्ट लेता हूं तो ये वॉयलेट वाला पार्ट भी होगा और ये नेग्लिजिबल बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा डी आर। तो वॉयलेट और रेड वाले पार्ट्स का पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तब जाके आपको मिलेगा डीएल। तो ध्यान रखना कि यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी, तो डीएल की वैल्यू आपको सीधे सीधे आर डी थीटा लिखना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। सो इफ यू डू दैट देन यू कैन सी कि इसके बाद डीएल विल बी इक्वल टू आर डी थीटा होल स्क्वायर डी आर होल स्क्वायर अंडर रूट।
और यहाँ पे तो अगेन एक चीज देख लो कि यहाँ पे मैंने ये कंसेप्ट खाली रिवाइज करना है, तो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया है, लेकिन अगर ये कंसेप्ट आपने वहां पे जब मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था उसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन देख रहे थे, उसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में लेंथ ऑफ कर्व निकालने वाली या डिस्टेंस ट्रेवल निकालने वाली जो एप्लीकेशन देख रहे थे, वहां पे मैंने इसको बड़े अच्छे से डिटेल में धीरे धीरे आराम से समझाया था। तो यहाँ पे तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वो चीज आपने वहां पढ़ ली थी, तो मैंने आपको शॉर्ट में हल्का सा खाली रिवाइज करवाया है। लेकिन अगर मान लो सपोज ये हो गया है बाउंसर, और ये बाउंसर अगर सिर के ऊपर से निकल गया है, तो इट इज टाइम टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर कंसेप्ट। आप आराम से इस वीडियो को यहीं पॉज करो, पुराने लेक्चर को जाओ, गिव इट हाफ एन आवर, ये कंसेप्ट को आप वहां पे अच्छे से डिटेल में देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, तो आपको एब्सोल्युटली कोई बाउंसर नहीं लगेगी और आराम से आप इस पे छक्का मारोगे। तो चलो अभी आगे चलते हैं। तो डीएल तो ये है। अब इसमें भाई जो जो कॉमन दिखता है वो कॉमन ओमन तो ले लेते हैं। तो यू कैन सी कि अगर मान लो सपोज मैं इसमें से लेटस से डी थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो डी थीटा रूट के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर, इधर बचेगा डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हो जाता है आपके पास डीएल। और फर्दर देख लो कि यहां पे आपको ये दिया था कि आर थीटा के साथ साथ कैसे इंक्रीज होता है। स्पाइरल का मतलब यही है कि थीटा चेंज होने के साथ आर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो सर्कल हो जाएगा। थीटा चेंज होने के साथ आर कंटिन्यूअसली चेंज होना चाहिए, और वो इक्वेशन आपको दी है यू। तो इस इक्वेशन को जो मैं अभी मार्क करके दिखा रहा था, इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करके जरा एक बार डी आर बाई डी थीटा निकाल लो। डी आर बाई डी थीटा हो जाएगा आर नॉट के ई टू द पावर के थीटा, और इसको अपन यहां पे पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको यहां पे अपन पुट कर देते हैं। पुट करके अपने को मिल जाएगा डीएल। और थोड़ा सा शॉर्ट में अभी समरी देख लो कि हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली इसको यहां पे पुट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे थोड़ा, तो मिल जाएगा आपको डीएल। डीएल को इधर डाल दोगे तो मास मिल जाएगा, मास को इधर डाल दोगे तो डीआई मिल जाएगा, और डीआई को इंटीग्रेट कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। काम खत्म, बस ये छोटा सा अपना प्लान है। तो एग्जीक्यूट करते हैं। देख लो अभी अगर अपन इसको डीएल की जगह डाल देते हैं, तो थोड़ा ये रफ वाली फिगर को मैं हटा देता हूं। ठीक है, अभी इसको अगर डीएल की जगह एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डीएल हो जाएगा आपका डी थीटा आर स्क्वायर प्लस दिस फेलोज स्क्वायर। ना ये जो चीज है ये हो जाएगी आपकी आर नॉट स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर 2k थीटा होल रेज़ टू हाफ। और एक चीज देख लो कि ऊपर आपको ये आर भी दिया है, तो ये जो आर है, इस आर को भी अगर इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें कॉमन आ जाएंगी। वो मैं थोड़ा सा सॉल्व करके कॉमन ओमन चीजें निकाल देता हूं। तो आर को भी अगर इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आर नॉट स्क्वायर तो एटलीस्ट कॉमन आ ही जाएगा। बाकी और भी देखना, इनफैक्ट ई टू द पावर के थीटा भी कॉमन आ जाएगा। स्क्वायर रूट के बाहर लोगे तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा। तो देयरफॉर इन सब चीज़ों को मैं ज़रा लिख देता हूँ आगे। तो ई टू द पावर के थीटा को भी 2k थीटा को बाहर लोगे, रूट वूट करोगे तो ये वापस इतना हो जाएगा। अंदर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस के स्क्वायर, इफ माई कैलकुलेशंस आर करेक्ट। ये आ जाएगा आपके पास डीएल। ठीक है, बढ़िया से डीएल अपने पास आ गया। तो अब इसको जरा हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और ये सब्स्टिट्यूट करके हम डीएम निकाल लेंगे, और डीएम को फिर हम इधर पुट कर देंगे। तो सारे के सारे कैलकुलेशंस करके आपके पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीआई था आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डीएम। डीएम था लैम्डा इंटू डीएल, और डीएल की वैल्यू हम ये ऊपर वाली उठा के रख देते हैं आर नॉट ई टू द पावर के थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी थीटा। ये बात है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन डीआई। अब ऑलमोस्ट अपना काम 95% अपना काम हो गया, बस हमें इसको इंटीग्रेट करना है। और क्वेश्चन में आप देख लो, जो फिगर में इनफैक्ट आपको दिया है, फिगर में जो वायर है वो कितना बड़ा दिया है। वायर इधर से स्टार्ट हो रहा है और 360 डिग्रीज घूम के इधर खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक की आपको लिमिट्स रखनी होगी इंटीग्रेशन में। सो लेट्स डू दैट। और ये इंटीग्रेशन कर लोगे तो काम खत्म हो जाएगा। यू विल हैव योर आंसर। सो लेट्स फिनिश इट ऑफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी लैम्डा। इनफैक्ट हमने एक आध चीज एक्स्ट्रा रखी है, नहीं एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं रखी है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जो आर स्क्वायर है,
ये आर स्क्वायर को भी अपने को थीटा के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो इफ वी डू दैट तो अपने पास आ जाएगा लैम्डा आर नॉट क्यूब ई टू द पावर के थीटा दैट इज 3k थीटा, सब कुछ मिला दोगे, और 1 प्लस के स्क्वायर डी थीटा। ये अपने पास आ जाएगा इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ आर एज वेल हियर, और इसका इंटीग्रल ऑब्वियसली करना है। तो लैम्डा आर नॉट क्यूब 1 प्लस के स्क्वायर कॉमन कांस्टेंट है, रूट में भी है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर बचता है आपका सिंपल सा एक्सप्रेशन इस तरीके से। ठीक है, बस अब इसको खत्म कर देते हैं। तो ये आ जाता है आपके पास e रेज टू 3k थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा e रेज टू 3k थीटा डिवाइडेड बाय 3, तो e रेज टू 3k थीटा डिवाइडेड बाय 3k, सॉरी नॉट 3k, लिमिट्स 0 से लेके 2 पाई। ठीक है, बस खाली कैलकुलेशंस मैं इसलिए कर रहा हूँ सो दैट यू कैन मैच योर आंसर्स फाइनली। तो जिन लोगों ने खुद से आंसर निकाला था वो आप फाइनली मैच करके देख लेना। लैम्डा आर नॉट क्यूब 1 प्लस के स्क्वायर रेज टू हाफ अपॉन 3k, और लिमिट्स रख दोगे तो ये हो जाएगा आपका थीटा की वैल्यू 2 पाई डाल दो तो 6k, 0 डाल दोगे तो ध्यान रखना e रेज टू 0 1 होता है, e रेज टू 0 0 नहीं होता है। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। सो आफ्टर ऑल दी हार्ड वर्क हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था इस ऑब्जेक्ट का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली आफ्टर ऑल द कैलकुलेशंस आ जाता है फाइनली इस तरीके से। और कंसेप्ट ध्यान से देखो कि ये कहने को तो एक सॉल्व एग्जांपल है, लेकिन खाली एक सॉल्व एग्जांपल नहीं है, इस तरह के हजारों क्वेश्चंस आप बना सकते हो। जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक वायर होगा, और वायर से अगर आपने कोई भी स्पाइरल टाइप का बना रखा होगा, स्पाइरल जाने दो, कोई भी अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बना रखा होगा जिसमें आर थीटा के साथ साथ चेंज हो रहा है, चलो हाँ ठीक है, उसको स्पाइरल ही बोलेंगे एट द एंड ऑफ द डे, तो उस तरह के सारे क्वेश्चंस आपके इस टेक्निक से सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है, सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है कि लोग डीएल जो निकालते हैं, ये डीएल की जगह चुपचाप आर डी थीटा रख देते हैं, कहते हैं कि छोटा सा पीस है तो फर्क क्या पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल फर्क पड़ता है। डीएल की जगह आर डी थीटा नहीं रखना है, डीएल को जिस तरीके से हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था वो इंपॉर्टेंट है। वो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। सो दिस इज हाउ वी टैकल दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, देयर इज अ टाइनी बिट ऑफ करेक्शन एज फार एज द फाइनल आंसर इज कंसर्न। यू कैन सी कि ये मैंने जो लिमिट्स रखी थी यहाँ पे, इसमें थीटा की जगह 2 पाई रखना था, तो 2 पाई रखोगे तो वो पाई इधर भी आएगा, तो बस इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। सो इफ यू करेक्ट दिस अप तो ये हो जाएगा फाइनली 6 पाई इंटू के, वो एक पाई मैंने मिस कर दिया था, उसको बस हमने लगा दिया है। सो चलो, आई थिंक व्हाट एवर बी द केस, दिस इज हाउ वी डील विद दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ लेट मी शो यू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। और अब की बात मैं आपको डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर वापस ले चलता हूं, एंड इन केस यू आर थिंकिंग कि सर क्या बात कर रहे हो, इतना सब कुछ देख चुके हैं हम, इसके बाद हम क्या डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे? द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस, हम बिल्कुल ये करने वाले हैं। लेकिन डिस्क की डेंसिटी में वेरी करूंगा। मेरे पास ध्यान से देखो कि ये एक डिस्क है, इस तरह से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जेड एक्सिस यानी कि इसकी नेचुरल एक्सिस के अबाउट आपको निकालने को बोल रहा हूं, सो दैट्स काइंड ऑफ नाइस। लेकिन मैंने अब की बार डिस्क की डेंसिटी वेरी कर दी है, डिस्क की जो सरफेस डेंसिटी है वो मैंने थीटा के साथ साथ वेरी कर दी है। सोच के देखो कि अगर डिस्क की जो सरफेस डेंसिटी है वो मैंने अगर आर के साथ साथ वेरी करी होती, ऐसे आर के साथ साथ, तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान होती, इसमें कुछ भी नहीं होता, सिंपल सीधा सा इंटीग्रेशन होता, आप ऑनियन रिंग्स लेते, इंटीग्रेट करते, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन अगर आपने डेंसिटी थीटा के साथ साथ वेरी कर दी है तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग होगा वो अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखो क्या इंटरेस्टिंग होगा इसमें। सबसे पहली चीज तो आप देख लो कि हमारा गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर डेंसिटी वेरी हो रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो स्लाइस हमेशा उसके परपेंडिकुलर ली जाती है। इन अदर वर्ड्स, स्लाइस हमेशा इस तरीके से ली जाती है कि जो डेंसिटी है वो एटलीस्ट स्लाइस के अंदर एटलीस्ट नियरली कांस्टेंट होनी चाहिए। तो देयरफॉर अब यहां पे आप देख लो कि यहां पे अगर आप मान लो ऑनियन रिंग्स लेने लगते हो तो ये तो ऑब्वियसली स्लाइस लेने का बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा, बिकॉज एक रिंग के अंदर ही अगर आप देखो तो थीटा की वैल्यू 0 से लेके अगर घूम के आओगे तो पूरा 90, 270, 360 डिग्रीज एक रिंग के अंदर ही अगर आप देखोगे तो थीटा पूरा अच्छे से चेंज हो जाएगा।
तो जो स्लाइस लोगे वो इस तरह से लोगे कि उसके अंदर स्लाइस के अंदर डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहे और डेंसिटी डिपेंड करती है थीटा के ऊपर। तो आप ध्यान से देखो कि यहां सही तरीका स्लाइस लेने का सिर्फ ये वाला है, ऐसे थीटा एंगल के ऊपर डी थीटा थिकनेस की स्लाइस लो, ये इस तरह से ये स्लाइस ले लो और ये स्लाइस लोगे तो इस स्लाइस के अंदर डेंसिटी लगभग कांस्टेंट रहेगी और इसका फिर हम आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी निकालेंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि सही तरीका क्या है स्लाइस लेने का, ये है सही तरीका स्लाइस लेने का। और ये जो रेड कलर से मैं डॉट कर रहा हूं इस वाली स्लाइस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम। ये वाली स्लाइस के अंदर थोड़ा सा मास फंस जाएगा, मान लो डीएम, और इस डीएम का थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डीआई। ये डीआई अगर हमने निकाल लिया तो फिर किला फतेह है, जंग जीत जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे इंटीग्रेट करके आराम से आ जाएगा। लेकिन अब ये जंग ही मुश्किल होने वाली है। डीआई जो निकालना है, डीआई निकालना इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज व्हाट समटाइम्स पीपल से इज दिस कि सर ये डी थीटा अगर स्मॉल है ना, देखो ध्यान से सुनना, ये लॉजिक ठीक नहीं है लेकिन कई बार लोग शुरू में लॉजिक लगाते हैं। मैंने भी जब बहुत साल पहले ये प्रॉब्लम पहली बार सॉल्व करी थी तो मैंने यही लॉजिक लगाया था, देन आई गॉट अ रॉन्ग आंसर। फिर मैंने सोचा समझा एंड देन आई गॉट टू द करेक्ट कंसेप्ट। सो कई बार लोग इसमें कहते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू, डी थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो ये जो चीज है जो मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं स्लाइस को, ये स्लाइस लगभग रॉड जैसी हो जाएगी। और अगर ये रॉड जैसी हो जाएगी तो ये देख लो कि अगर मान लो सपोज इसको पतला पतला करते करते मैं रॉड बना देता हूं, तो रॉड का ये वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है ml²/3। तो इसको रॉड की तरह ट्रीट करके ml²/3 में m की जगह dm डाल देंगे तो dm इंटू r²/3 करके लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं और यहीं से गड़बड़ स्टार्ट होती है। ध्यान से देखो कि ये बिल्कुल थिन है, मैं मानता हूं 100% थिन है, बट फिर भी आप इसे रॉड नहीं मान सकते, बिकॉज इसमें आप देख लो कि आप इसे अगर एक ट्राइंगल मानो तो ये फिर भी ठीक है, रॉड मानना ठीक नहीं है, बिकॉज ये एंगल को अगर आप स्मॉल भी करते जाओगे तो भी ये थिकनेस कम होती जाएगी, मान लिया, लेकिन फिर भी ये वाले साइड की लेंथ फिर भी इस वाले मिड पॉइंट की लेंथ की डबल ही रहेगी, क्वार्टर लेंथ की 4 टाइम्स ही रहेगी। तो जो रेशियो है वो रेशियो चेंज नहीं होगा इवन इफ यू कीप ऑन रिड्यूसिंग द एंगल। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटर ये रहेगा कि आप इसको ट्रायंगल मान के निकालो और उससे आप पूरा फाइनल आंसर निकाल के देखना, वो बिल्कुल डिफरेंट आता है। रॉड लेके आपका आंसर बिल्कुल गड़बड़ आएगा। तो ये सबसे पहले तो थोड़ी सी कंसेप्चुअल बात है कि जो स्लाइस लोगे अगर वो पतला सा ट्रायंगल है तो आप उसे पतला सा ट्रायंगल ही मानोगे, आप उसे रॉड मानने की गलती कर दोगे तो फिर सारा का सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अब आगे देखो, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये डीआई निकालना जो है ना, ये डीआई निकालना ही मेन काम है। अगर ये डीआई सही सही निकाल लिया तो फिर आगे तो अपना काम आराम से हो ही जाएगा। तो अब आगे देखो डीआई कैसे निकालेंगे। मैं ये ट्रायंगल अलग से बना लेता हूं। मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एपेक्स एंगल है ये स्मॉल है डी थीटा, और हमें इस ट्रायंगल की ये वाली जो डिस्टेंस है रेडियस ये पता है। हाइट भी अगर आप देखोगे वैसे ट्रायंगल की जो हाइट है और जो डायगोनल लेंथ होती है वो दोनों अलग अलग होती है, लेकिन ये ग्रीन वाली लेंथ भी अगर आप देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आर ही होगी। और हमें इस पतले से ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ये वाली अजीब सी एक्सिस के अबाउट। यार आप मतलब ये वाली अजीब सी एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे? सी, कोई भी ट्रायंगल का अगर आप बेस के अबाउट रोटेशन कर देते हो तो फॉर्मूला पता है हमें mh²/6, ठीक है। लेकिन अगर अपने को ये वाली एक्सिस के अबाउट रोटेशन करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो हमें कुछ बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली इसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो देखते हैं क्या करना होगा, कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। देखो मास ये वाले स्लाइस का है डीएम, और अब आप मान लो सपोज थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ये वाली एक्सिस ही लेते हैं, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mh²/6, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा mh²/6, और किसी तरीके से अपने को उसको यहां पे ये वाली एक्सिस के लिए शिफ्ट करना है। तो अब दो ऑप्शंस हैं। देखो या तो एक ऑप्शन ये है कि इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हुए चलो और उससे शिफ्ट कर लो। लंबा पड़ेगा, काफी लंबा पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। याद करो थोड़ी देर पहले हमने जब एग्जाम्पल्स देख रहे थे तो हमने एक क्वेश्चन देखा था इस तरह का कि एक ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंट्रॉइड के अबाउट निकालना था, और
ये हमने कुछ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के निकाला था, पैरेलल भी लगी थी उसमें, तो वही आइडिया लगाओ और उसके बाद उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के एक बार और शिफ्ट कर लो टॉप पॉइंट के अबाउट। ये सब अगर आप करोगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल 100% निकल आएगा। एक तरीका तो ये है। एंड थोड़ी सी अगर मेहनत करने के मूड में हो तो वीडियो को पॉज करके जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लंबे चौड़े तरीके से आप निकाल के रख लो। ये डी जो आएगा ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा, इससे नो डाउट अबाउट दैट। बट लकीली एक थोड़ा वियर्ड सा लेकिन एक थोड़ा अलग सा तरीका मेरे पास है जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप काफी ज्यादा आराम से निकाल सकते हो। देखो, एक थोड़ा अलग सा तरीका है और अलग सा तरीका कुछ इस तरीके से है। सी, इसको ऐसे देखो कि हमें ये पता है कि एक कंप्रेशन थ्योरम हमने देखी थी कि अगर मान लो सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसके पार्टिकल्स को अगर आप इस तरीके से मूव करते हो कि उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस नहीं चेंज हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है। और ये आइडिया लेके हम कई केसेस में ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर देते थे। अब कंप्रेशन की बजाय मैं आपकी बार इसका उल्टा कर देता हूं। सी, इट्स अ वेरी नाइस एंड अ स्मार्ट एंड अ ब्यूटीफुल आइडिया। जापानीज फैन को जैसे आप खोलते बंद करते हो उस तरीके से आप देखो। जापानीज फैन कहां से आ गया? देखो, आइडिया ये है कि अगर मान लो मेरे पास ये पतली सी स्लाइस है ऐसी और इसके ऊपर मास है डीएम। अब अगर मान लो सपोज मैं एक सर्कल बना देता हूं, पूरा सेम रेडियस का सर्कल बना देता हूं और ये जो मेरे पास पतली सी स्लाइस है इसको मैं खोल के इस छोटे से ट्रायंगुलर स्लाइस को खोल के पूरे सर्कल के ऊपर स्प्रेड कर देता हूं। सी, मेरा मतलब ये है कि यहां पे जरा सा जो मास है इसको स्प्रेड करके मैं ये पूरा सर्कल बना देता हूं, इस वाले जरा से मास को स्प्रेड करके मैं ये पूरा सर्कल बना देता हूं। एंड नाउ यू कैन सी द जापानीज फैन सिमिली कि वो जो फैन होता है कई बार उसको में एक लीफ ऐसे आपको दिखती है, लेकिन अगर उसे खोलोगे तो उसे मोर के पंख की तरह पूरा का पूरा खुल जाता है। कुछ वैसी चीज है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक मास था डीएम और डीएम एक्चुअली इतनी जगह पे है, लेकिन अगर मैं इसके हर पार्टिकल को स्प्रेड आउट करके सर्कल्स बना देता हूं इस तरीके से, तो सर्कल्स बना दूंगा तो ये पूरी की पूरी डिस्क तैयार हो जाएगी। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आप ध्यान से देखो कि किसी भी पार्टिकल को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर या पास नहीं ले जा रहे हो। यहां पे जो एक बार ये जो ग्रीन वाला पीस है इसको अगर मैं ऐसे स्प्रेड आउट कर रहा हूं डीएम को, तो ये डीएम को जो भी डीएम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स आएंगे सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अगर पहले स्मॉल आर था तो ये आर 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 स्मॉल आर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो अगर आप इसको पंखे की तरह पूरा फैला के गोल बना लेते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। और ध्यान से देखो कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें पता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो देयरफॉर अगर आप इसको फैला के एक डिस्क बना लेते हो तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इतना होगा। इसका मतलब है कि ये जो जरा सी स्लाइस थी, इस जरा सी स्लाइस का भी ये वाली एक्सिस के अबाउट अगर आप देखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm × r²/2 ही होगा। ये बात है, सोच के देखो। लॉजिक समझाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है बट वंस यू गेट द लॉजिक इट विल वर्क वेरी फास्ट। बिकॉज लॉजिक अगर एक बार क्लियर है तो कुछ करना ही नहीं है, 1 सेकंड में सीधे सीधे आप डी की वैल्यू लिख दोगे और कुछ नहीं है। तो डी अगर ये लॉजिक समझ गए हो, नहीं समझे हो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, बिकॉज ये लॉजिक बहुत सिंपल और बढ़िया लॉजिक है। तो इस लॉजिक को अगर आप समझ गए हो तो जो डी की वैल्यू है ये डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी dm × r²/2। और डीएम तो अपने को निकालना आता है, ये बस डीएम को आगे निकाल के हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि एक ऑल्टरनेट तरीका भी है, कई सारे ऑल्टरनेट तरीके हो सकते हैं। यू कैन मे बी थिंक अबाउट देम कि बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसकी वजह से आप ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, उसको सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट करो, उसको टॉप पॉइंट पे शिफ्ट करो। बड़ा लंबा तरीका है, लेकिन अगर इस तरीके से अगर थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये तो कुछ फर्जीवाड़ा हो गया है तो आप दूसरे तरीके से भी वेरीफाई करके देख सकते हो। घुमा फिरा के सारे कैलकुलेशन के बाद डी की आपकी एब्सोल्युटली यही वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू को लेते हैं, रफर खटाते हैं और थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब ये आगे देखो, बस डीएम की वैल्यू डाल दो। डीएम आपको पता ही है कि किसी भी एरिया वाली प्रॉब्लम में जो डीएम है ये हो जाता है सिग्मा इंटू डीए, और सिग्मा आपको पता है सिग्मा नॉट sin² थीटा है इस जगह पे, और डीए भी आपको पता है कि या तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लगा दो या सिंपली आप देख लो कि इसको हम एक पतला सा ट्राइंगल ही मानते हैं। तो ट्राइंगल का जो एरिया है, ये ट्राइंगल का एरिया आप दिखा दो, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। पतला सा ट्राइंगल होने के फायदे बड़े होते हैं बिकॉज फिर आप हाइट को भी अप्रोक्सीमेटली आर वार मान सकते हो। तो यू कैन इजिली सी कि सिग्मा नॉट r²/2
साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाता है आपके पास डीएम। और ये डीएम को अपन सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो डीएम को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा नॉट आर रेज टू 4/4 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा आपके पास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको इंटीग्रेट करके आ जाएगा, तो बस इसके बाद कुछ ज्यादा काम नहीं बचा है। इस चीज को आप इंटीग्रेट कर लो। थीटा भी आप ध्यान से देख लो, पूरा 360 डिग्री जा रहा है, तो 0 से लेके 2 पाई तक आप इसे इंटीग्रेट कर लो। पूरा इंटीग्रेट कर लोगे तो आपके पास फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी। और इंटीग्रेट करने में भी आप देख लो कि इंटीग्रेट करने में, अब इफ यू वांट टू डू इट फास्ट, तो इंटीग्रेट करने में आपको पूरा डबल एंगल लगा के कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जो इंटीग्रल होता है, ये इंटीग्रल अगर आपने बेसिक मैथ्स अच्छे से करी है तो ये इंटीग्रल आप बड़े हंसते हंसते कर लोगे, और अगर बेसिक मैथ्स अच्छे से नहीं करी है तो इस इंटीग्रल में बच्चों को थोड़ा सा रोना जरूर आता है कि अरे यार ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कहां से आ गया। और तरीका इसको इंटीग्रेट करने का ये है कि अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो इसको डबल एंगल लगा के, फॉर्मूला लगा के इसको कॉस टू थीटा में कन्वर्ट करो, और उससे स्क्वायर चला जाएगा, उससे आप इंटीग्रेट कर लो। एक तरीका तो ये है, बट बेटर ये है कि आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का पूरा 0 से लेके 2 पाई तक के इंटीग्रल का जो रिजल्ट होता था, वो फिजिक्स में इतना 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 ज्यादा यूज होता है कि ये रिजल्ट तो आपको एब्सोल्युटली याद होना चाहिए। ये मैकेनिक्स में कई बार यूज हो चुका है ऑलरेडी, अभी भी यूज हो रहा है, आगे चल के आपका ये वेव्स के अंदर यूज होगा, आगे चल के एसी सर्किट्स के अंदर यूज होगा, और पता नहीं कौन कौन से चैप्टर में यूज होगा। तो ये वाला जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट प्रेफरेबली आपको याद होना चाहिए, और इस रिजल्ट की बस वैल्यू डाल देंगे तो अपना काम हो जाएगा। और एक बार बता दो, जिन लोगों को याद है वो जरा बता दो कि क्या रिजल्ट आता है इसका एंड। तो चलो अब इसके आगे देख लो कि ये जो इंटीग्रल अपना होने वाला है, ये वाला, इस इंटीग्रल की वैल्यू जो मैं बोल रहा था कि बेसिक मैथमेटिक्स में हमने देखी थी दिस एंड दैट, अगर बेसिक मैथ्स का रिजल्ट अपने को याद है तो यू विल डेफिनेटली शाउट आउट लाउड कि ये जो इंटीग्रल होता है 0 से लेके 2 पाई तक का, इस इंटीग्रल की वैल्यू सिंपली हो जाती है पाई। एंड जैसा मैं बार बार बोल चुका हूं ऑलरेडी कि ध्यान रखना है कि ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि ये साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल एक पूरी साइकिल के ऊपर अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू होती है पाई। तो अगर आप इस पाई को यहां पे रख देते हो तो सिग्मा नॉट पाई आर रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास सिग्मा के टर्म्स में फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। ये बात है, तो यू कैन इजीली सी कि इस टाइप की अब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें डेंसिटी थीटा के साथ वेरी हो सकती है, इनको आप ऐसे टैकल कर सकते हो। और ध्यान रखना, लास्ट में मैं वापस एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग रेपिटेटिव वापस मैं बोल रहा हूं कि इन क्वेश्चंस में जो स्लाइस ली जाती है डी थीटा वाली, इस डी थीटा वाली स्लाइस को आप रॉड बिल्कुल मत मानना। अगर आप इसको रॉड मान लोगे तो फिर सारा का सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, और इसको आप एक पतले से ट्राइंगल की तरह ट्रीट करो, और उसके बाद उस ट्राइंगल को यूज करके चाहे सेंटर ऑफ मास वाली प्रॉब्लम हो, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली प्रॉब्लम हो, ये सारी की सारी प्रॉब्लम इसको ट्राइंगल मान के ही सॉल्व होंगी, रॉड मान के इन सबका आंसर गलत आएगा। सो थीटा के साथ वेरिएशन वाली प्रॉब्लम्स को हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। चलो भाई और आगे चलते हैं, और एक छोटा सा एग्जांपल और आपके सामने है। सी दिस एग्जांपल इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसका कंसेप्ट हम पहले देख चुके हैं, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा एक मुझे लगा कि एक और एग्जांपल ले लेंगे तो कंसेप्ट थोड़े से और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सी मैंने क्या किया, आपकी बार देखो, मेरे पास एक पतला सा वायर है, मतलब देखने में पतला नहीं लग रहा है, मैंने मोटा बनाया सो दैट एवरीबॉडी कैन सी इट प्रॉपर्ली। ये मेरे पास एक पतला सा वायर है, और इस वायर को मैंने बेंड करके रख दिया इस तरीके से, और इसको मैंने जिस कर्व के अलोंग बेंड किया, जो कर्व मैंने जो शेप दिया है उसका, वो शेप की इक्वेशन मैंने दे दी है यू। मतलब एसेंशियली आई शुड से दैट अ वायर हैज बीन बेंट इन दिस पर्टिकुलर शेप एंड प्लेस्ड इन दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और अब हमें इस वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस। इसको हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाले हैं, एंड वी विल फाइंड आउट कि इसका एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। जो यूजुअल चीजें होती हैं, मास पर यूनिट लेंथ और कर्व की इक्वेशन, ये वो सब अपने को दी हुई है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अपने को। एंड लेट अस सी कि अपन क्या करेंगे। देखो थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा था कि मेरे पास एक वायर था, और उस वायर को मैंने ऐसा कुछ स्पाइरल वायरल के अलोंग बेंड कर रखा था। वो तो थोड़ी फैंसी प्रॉब्लम थी, लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी बड़ी नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। यू कैन सिंपली सी कि अगर किसी भी नॉन स्ट्रेट वायर का, किसी भी कर्व्ड वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमारी बिल्कुल पेट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी रहती है
x डिस्टेंस के ऊपर dx थिकनेस की स्लाइस ले लो इस तरीके से। इसके अंदर जो जरा सा पीस फंस जाएगा, इस पीस का मास हो जाता है dm, ठीक है, इस पीस का मास हो जाता है dm, और इस dm को हम लगभग एक पॉइंट मास मान लेंगे। एंड यू कैन इजीली सी कि अब इस dm को अगर मैं x एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो अपन लिखेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट इट। तो ये भी देख लो कि ये dm का x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसी को हम y बोलते हैं, ये वाले डिस्टेंस को। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू dm मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, तो इट विल बी dm मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर। दैट इज वन थिंग। अब dm आप देख लो, dm हमें पता है कि वायर का कोई भी प्रॉब्लम हो तो dm हमेशा लैम्डा इंटू dl ही होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बस सारा का सारा झगड़ा होता है dl निकालने का, लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में dl भी हमें पता है कोई बड़ी बात नहीं होती है। पाइथागोरस थ्योरम टाइप का रूल अगर आप लगा दोगे तो dl कैन बी रिटन लाइक दिस। ये हमने एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन में बेसिक मैथमेटिक्स में देखा था, और इसके बाद इसमें से थोड़ा बहुत सॉल्व कर लोगे तो dx अगर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास dm, ठीक है। अब कई बार बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, वो देखते हैं कि सर ये इतनी बड़ी सी अजीब सी इक्वेशन दे रखी है, y एज अ फंक्शन ऑफ x इतना कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, why the hell are you doing that, कैलकुलेशन तो सिंपल रख लेते। तो व्हाट दे से इज दिस कि सर y इक्वल टू x स्क्वायर या सिंपल इक्वेशन दे दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो जानबूझ के मैंने ये अजीब सा एक्सप्रेशन रखा है, बिकॉज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर आप कोई कर्व की सिंपल सी इक्वेशन लेते हो तो जनरली प्रॉब्लम ये आती है कि वो सिंपल सी इक्वेशन का यूज करके अनफॉर्चुनेटली आगे ये इंटीग्रल्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ये जो मैं अजीब सी इक्वेशन ढूंढ के लाया हूं ना, ये बड़ी ढूंढ के मैंने इक्वेशन निकाली है। ये इक्वेशन ऐसी है जिसको यूज करके अगर आप आगे के कैलकुलेशन करोगे तो आगे के कैलकुलेशन आसान देने वाली है। ये इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रही है बट इट्स कैलकुलेशंस जो उससे आएंगे वो आसान होने वाले हैं। देखो ठीक है, करके देखते हैं। तो जरा एक बार साइड में आप देख लो, dy बाई डी एक्स मैं निकाल लेता हूं, ठीक है। dy बाई डी एक्स आप देख लो, ये हो जाएगा 3/2 a रेज टू 2/3 x रेज टू 2/3 रेज टू हाफ, और उसके साथ साथ और अगर आप देखोगे तो हो जाएगा -2/3 x रेज टू -1/3। माई डिफरेंशिएशन इज राइट। तो ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो 2/3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x रेज टू -1/3 एंड ऑल दीज थिंग्स, a रेज टू 2/3 एंड दिस। ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स। और देख लो कि हमें dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे थोड़ा सा स्टेप्स बचा लेता हूं, यहां पे ही मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं यू। तो अब आप देख लो, होल स्क्वायर करोगे अगर मान लो तो ये बढ़िया बात है कि एक तो ये रूट हट जाएगा, माइनस साइन भी हट जाएगा, तो x रेज टू -2/3 a रेज टू 2/3 माइनस x रेज टू 2/3, ये आ जाता है आपका। और इसको बस आगे आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो a रेज टू 2/3 x रेज टू -2/3 -1। बड़ी अच्छी बात है, ये आ जाता है आपके पास। यू कैन इजीली सी, अभी आपने देख लिया होगा कि कैलकुलेशन उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और इन लोग को भी अगर एग्जाम में मान लो सपोज इस तरह का क्वेश्चन देना होगा जिसमें किसी कर्व्ड वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस कंसेप्ट के थ्रू, तो जेई पेपर सेटर्स आर वेरी स्मार्ट। उनको पता है कि कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे और अननेसेसरी कैलकुलेशन करवाने का कोई फायदा नहीं है एग्जामिनेशन में, तो वो भी ढूंढ डांड के जानबूझ के आपको कुछ इस तरह की इक्वेशन निकाल के देंगे जिसमें इक्वेशन भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन कैलकुलेशंस आसान होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि अगर इस तरह की अजीब अजीब इक्वेशन दिखती है तो बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन ही छोड़ आते हैं, बिकॉज ऑलरेडी यार जेई एडवांस्ड है, आप प्रेशर में हो कि अरे यार ये भी करना है वो भी करना है, टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, और उसमें अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी अजीब सी इक्वेशन दिख रही है तो ये कई बार टेंशन होता है कि यार पता नहीं इस अजीब सी इक्वेशन से क्या कैलकुलेशंस आएंगे। वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ लीविंग द क्वेश्चन, बट डोंट डू दैट। जितने भी इस फॉर्मूले को इन्वॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें कई बार ये काम होता है कि कैलकुलेशंस आसान करने के लिए ओरिजिनल इक्वेशन अजीब सी बनानी पड़ती है, और वही अपन यहां पे भी कर रहे हैं। नाउ मूविंग अहेड, यू कैन सी कि डेरिवेटिव का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आ गई है इतनी,
और यार ये तो बढ़िया है, तो बड़ा बढ़िया कैलकुलेशन होता जा रहा है, बिकॉज यू कैन सी कि हमें वैसे तो 1 प्लस एम स्क्वायर चाहिए था, तो ये -1 को भी अगर इधर लेके जाओगे तो ये बिल्कुल 1 प्लस एम स्क्वायर बढ़िया तरीके से आ जाएगा। सी आई जस्ट राइट इट हियर फॉर यू। अपने को बेसिकली 1 प्लस एम स्क्वायर चाहिए, m मतलब dy बाई डी एक्स, तो 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। 1 प्लस एम स्क्वायर तो आ जाएगा आपका इतना। अब इसको मैं अपने मेन इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं। ये सारा ग्रीन कलर का रफ वर्क पहले हटा देते हैं और अब इसको अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं और बढ़ाते हैं कैलकुलेशंस को आगे। तो अब आप देख लो कि हम बेसिकली डीएम निकालने के लिए इतनी सारी जद्दोजहद जो कर रहे थे वो डीएम निकालने के लिए कर रहे थे, एंड यू कैन सी कि ये हमारे पास आ गया है अभी 1 प्लस एम स्क्वायर की जगह a रेज टू 2/3 x रेज टू -2/3 होल रेज टू हाफ। यू कैन इजिली सी कि अब ये और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, बिकॉज ये जो चीज है ये हो जाएगा आपका अल्टीमेटली a रेज टू 1/3 अपॉन x रेज टू 1/3 रूट वूट भी आपका पूरा का पूरा सब खत्म हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ डीएम दैट यू विल गेट। ठीक है भाई, डीएम तो अपने पास आ गया है। अब जरा इस डीएम को, ये इधर का भी काम हो गया है अपना, तो इसको हटा देते हैं और डीएम की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो नाउ यू कैन सी कि अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली है डीएम मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पे डालते हैं, कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते हैं, और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें कैलकुलेशंस आर इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट हर जगह होता है, बट यहाँ पे कैलकुलेशंस भी थोड़े से एक बार सारे करके जाओगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी रहती है। एंड तो लैम्डा a रेज टू 1/3 x रेज टू 1/3 इंटू डी एक्स, ये तो है डीएम, और वाई स्क्वायर अगर आप कर दोगे तो बहुत ही अच्छा है। वाई स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास a रेज टू 2/3 माइनस x रेज टू 2/3 होल क्यूब। ये अपन ने वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल दी है। तो यू कैन इजीली सी कि ये हो जाती है आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी की वैल्यू। बस अब इसको अगर अपन दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो अपना काम 100% हो जाएगा। तो इंटीग्रल लगा देता हूं साइन। हालांकि अब आप देख लो कि काफी देर से हम बड़े बड़े कैलकुलेशन से बच रहे थे, लेकिन यहां लास्ट में जाके थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन सी कि ये आपका a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन तो करना ही पड़ेगा। द बेस्ट वे ऑफ इंटीग्रेटिंग दैट आई कैन सी हियर इज दिस कि आप इसे a प्लस बी होल क्यूब लगा के ओपन करो, ओपन करके डिवाइड करो, तीन टर्म्स आपके अलग अलग हो जाएंगे और तीनों टर्म्स को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। और लिमिट्स तो अपने को क्लियर है ही। x की वैल्यू आप देख लो 0 से लेके a तक जा रही है, तो x की वैल्यू 0 से लेके a तक आप लिमिट्स डालोगे और इसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दोगे। तो लास्ट में देखो कैलकुलेशंस आते हैं थोड़े से, लेकिन अपना टारगेट ये नहीं था कि हमें बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी है। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा अजीब सा इंटीग्रल आ जाता है जो इंटीग्रेट होता ही नहीं है, या जो एटलीस्ट 11th लेवल पे अगर इंटीग्रेट नहीं होता है, तो थोड़ा मजा कम आता है, बिकॉज फाइनल आंसर तक जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक फील नहीं आती है क्वेश्चन की। तो इसीलिए मैं जानबूझ के एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें आप फाइनल आंसर तक एब्सोल्युटली पहुंच सकते हो विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन टेक्निक दैट विल बी टॉट टू यू इन क्लास 12th। तो 11th के कंसेप्ट से अब आप आगे इसको 100% इंटीग्रेट कर सकते हो। फाइनली आफ्टर ऑल द कैलकुलेशंस यू विल गेट एन आंसर ऑब्वियसली, और वो आंसर मैं आपको दे देता हूं सो दैट यू कैन वेरीफाई योर आंसर फाइनली। और आंसर आप देख लो, ये सारा का सारा कैलकुलेशन अगर आप कर लोगे तो आपको एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट मिल जाएगा। ये फाइनल आंसर इफ ऑल द कैलकुलेशंस दैट यू डू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, या मैंने भी जो अभी तक कैलकुलेशन किए हैं और आप भी इसके आगे जो कैलकुलेशन करोगे, अगर वो दोनों के दोनों कैलकुलेशन सही होंगे तो फाइनली आपका ये आंसर फाइनली आ जाना चाहिए। तो अब इसके बाद वीडियो को कर दो पॉज और कैलकुलेशंस करके बिल्कुल पूरा फाइनल आंसर एक बार मैच कर लो। एंड ये आंसर मैच कर लोगे तो अब यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको किसी भी रैंडम कर्व की इक्वेशन दे रखी हो, उसके लॉन्ग वायर दे दिया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप खाली कंसेप्ट ही नहीं जानते हो, पूरा कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर तक आप निकालना सीख चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, ये बात है। तो दिस एग्जांपल taught us how to calculate moment of inertia of wires which are placed along any general curve, और उस कर्व की इक्वेशन अपने को दी रहती है।